हो किसान, क्या बात है? बख्श दीजिए महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने तक को कुछ नहीं है। मैं भला आपको कर कहाँ से दे पाऊंगा महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। बिल्कुल नहीं, मेरे राज्य में किसी को कोई माफी नहीं मिलेगी। राज्य के सभी किसानों को कर देना ही होगा, चाहे फसल हो या ना हो, लेकिन कर तो देना ही होगा, वरना कारावास की सजा के लिए तैयार हो जाओ। सैनिकों, देख क्या रहे हो, ले जाओ इस किसान को और तुरंत कारावास में डाल दो। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बिना उनका क्या होगा, मुझे छोड़ दीजिए महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। इस तरह उस राजा का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। गरीब लाचार लोगों को वो राजा खूब परेशान करने लगा था। उसी राज्य में हरिया नाम का एक किसान अपने बेटे भोला के साथ अपनी एक छोटी सी जमीन पर खेती किसानी करके अपना गुजारा करता था। चलो बेटा भोला, काम शुरू करते हैं। आज बहुत सारा काम है। इस बार हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छी फसल उगानी होगी ताकि महाराज को समय पर पूरा कर चुका सकें। बारिश का समय भी आने ही वाला है। जी पिताजी, मानसून आने वाला है, हमें जल्द से जल्द फसल को लगा देना चाहिए। मुझे लगता है इस साल हमारी फसल बहुत अच्छी होगी पिताजी। हाँ बेटा, हर साल की तरह उम्मीद तो यही है। इस तरह खेत पर काम करते करते काफी समय निकल गया और दिन भी अब ढलने लगा था कि तभी अचानक भोला की नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है जो खेतों के बीचों बीच चमक रही थी। अरे ये क्या चीज चमक रही है, जाकर देखता हूँ। अरे ये तो कोई बक्सा लगता है। पिताजी जल्दी आइए, देखिए यहाँ जमीन के नीचे कोई बक्सा गड़ा हुआ है। क्या जमीन पर बक्सा गड़ा हुआ है? पता नहीं कौन गाड़ कर चला गया होगा। चलो चलकर देखता हूँ। अरे हाँ, यह तो कोई प्राचीन बक्सा लगता है। भोला बेटा, चलो इसे बाहर निकाल कर देखते हैं। फिर वो दोनों बाप बेटे उस बक्से को जमीन से बाहर निकाल लेते हैं। हरिया मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। फिर वो दोनों उस बक्से को खोलने लगते हैं और जब बक्सा खुला तो बक्से के अंदर उन्हें एक चमकती हुई अंगूठी और एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, यह एक जादुई अंगूठी है जो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती है। इससे जो मांगोगे वही मिलेगा, लेकिन मरा हुआ व्यक्ति इससे जिंदा नहीं किया जा सकता। भोला, क्या लिखा है इस पत्र में बेटा? कोई खजाने का नक्शा है क्या? नहीं पिताजी, इसमें लिखा है कि यह एक जादुई अंगूठी है, इससे जो मांगोगे वही मिलेगा। ये क्या मजाक है। छोड़ो बेटा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमने बेकार में इस पर अपना समय बर्बाद कर दिया। रुकिए तो पिताजी, एक बार इस कागज पर लिखी हुई बात को आजमा कर देख लेते हैं। इस अंगूठी से कुछ मांग कर देखते हैं, अभी पता चल जाएगा कि ये सच है या झूठ। हे चमत्कारी अंगूठी, पिताजी को एक सोने की चेन पहना दे। इतना कहते ही हरिया के गले में एक चमचमाती सोने की चैन आ जाती है जिसे देखकर हरिया खुश हो जाता है। अरे वाह, सोने की चेन, ये तो कमाल हो गया बेटा। ये अंगूठी तो सच में काम करती है। हाँ पिताजी, अब जल्द ही हम गांव में सबसे अमीर बन जाएंगे। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया। शाम हो जाती है और हरिया और भोला दिन भर का काम खत्म करके उस जादुई इच्छा पूर्ति अंगूठी को लेकर खुशी खुशी घर आ जाते हैं। क्या बात है जी, आज दोनों बाप बेटे बहुत खुश लग रहे हो और आपके हाथ में ये क्या चीज है? अरे धीरे बोलो बिमला, कोई सुन ना ले। आज और अभी से हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर होने वाली है। ये समझ लो कि अब हमको पैसों के लिए किसी के आगे रोना नहीं पड़ेगा। क्या सच में? ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया है आपके आज? हरिया उस संदूक से वो जादुई अंगूठी बाहर निकालकर बिमला को दिखाता है। ये लो बिमला, ये वो पैसे छापने की मशीन है। ये क्या है जी? ये तो कोई मामूली सी अंगूठी लग रही है। अरे बिमला, ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है, यह इच्छा पूर्ति करने वाली जादुई अंगूठी है। इससे जो भी मांगोगे वह तुरंत मिल जाता है। वाह जी, सच में ये तो कमाल की चीज है। फिर तो हम भी पैसे वाले बन जाएंगे। मेरे पास भी ढेर सारे सोने चांदी के गहने और महंगी महंगी साड़ियाँ होंगी। चलो अब जल्दी से इससे कुछ मांग लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हे चमत्कारी अंगूठी, मुझे एक सोने का हार दे दे। अरे वाह, मेरा सोने का हार, कितना सुंदर है ये। हे भगवान, ना जाने कितने सपने देखती थी मैं इसके लिए, अब जाकर मुझे ये हार मिला है। उसके बाद बिमला उस अंगूठी से एक के बाद एक कई सारी चीजें मांग लेती है, सोना चांदी रुपए और गहने। अब बिमला के पास ढेर सारे गहने हो गए। बिमला, अब तो हमारे पास बहुत पैसा हो गया है। इन पैसों से हम अपना कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं जिससे हमारा जीवन बहुत आराम से बीत सकता है। चलो अब इस अंगूठी को हम वापस जमीन में गाड़ देते हैं। हैं? ये क्या बोल रहे हो जी आप? इतने से पैसों में हमारा कुछ नहीं होगा। हमें तो अभी और भी गहने और रुपए चाहिए।
ज्यादा लालच करना ठीक नहीं बिमला। इस अंगूठी के चक्कर में कहीं हम किसी बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाएं। मुझे तो अब इस चमत्कारी अंगूठी से डर लगने लगा है। हरिया के बार बार समझाने पर भी उसकी पत्नी बिमला ने हरिया की बात मानने से इनकार कर दिया और लालच में आकर वह उस अंगूठी को अपने साथ अंदर ले गई। कुछ ही दिनों में हरिया के अमीर होने की खबर पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। हरिया की इतनी तरक्की देख गांव के लोग जलने लगे। उसके अचानक अमीर होने की बात गांव में आग की तरह फैलने लगी और यह बात गांव के जमींदार खूसटमल के पास भी पहुंच गई। सेठ जी, जल्द ही इस गांव से आपकी जमींदारी की कुर्सी छिनने वाली है, क्योंकि अब आपसे भी बड़ा धनवान हमारे गांव में हरिया बन गया है। पता नहीं कहां से उसके पास इतनी धन दौलत आ गई है। उसकी तो मानो किस्मत ही बदल गई है। क्या वो हरिया किसान जिसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, जो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता था, वो मुझसे आगे बढ़ गया? ऐसा नहीं हो सकता। लगता है उस हरिया को कोई खजाना मिल गया होगा। सुनो मंगू, तुम पता लगाओ कि हरिया के पास ऐसा कौन सा खजाना है जिसकी बदौलत वो कुछ ही दिनों में इतना मशहूर हो गया। और हाँ, जो भी इस राज का पता करके मुझे बताएगा उसे मैं पूरे 50 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। अब जाओ और मुझे खबर करो। इतना सुनकर मंगू वहां से निकल जाता है और रात होते ही हरिया के घर पहुंचकर चोरी छिपे झांकने लगता है। इधर हरिया और उसकी पत्नी बिमला हर रोज की तरह आज भी उस अंगूठी से सोने चांदी रुपए पैसे मांग रहे होते हैं। मंगू ये सब देखकर हैरान हो जाता है। अब उसे हरिया के अमीर बनने का राज पता चल चुका था। सुबह होते ही वह जमींदार के पास पहुंचकर उसे सारी बात बता देता है। अच्छा, तो यह बात है। तभी मैं सोचूं आखिर एक गरीब किसान इतनी तरक्की कैसे कर सकता है। मुझे कुछ न कुछ जुगाड़ लगाना होगा ताकि मैं उस जादुई अंगूठी को हासिल कर सकूं। कुछ देर सोचने के बाद जमींदार अपने आदमियों को लेकर सीधा हरिया के घर पहुंच जाता है। हरिया, ओ हरिया, बाहर निकलो। क्या हुआ जमींदार जी? देखो हरिया, तुम्हारा अचानक अमीर बनने का सारा राज मुझे पता चल चुका है कि ये सब उस चमत्कारी अंगूठी का कमाल है। सुनो हरिया, तुम्हें ये जो इच्छा पूरी करने वाली चमत्कारी अंगूठी मिली है वह मेरी जमींदारी के क्षेत्र में आती है, इसलिए उस अंगूठी पर मेरा ही अधिकार है। जमींदार जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो अंगूठी मेरी है क्योंकि वो मेरी जमीन से निकली है। उस पर मेरा ही अधिकार है, भले ही वह क्षेत्र आपका है। अरे ओ हरिया, लगता है तुझे मेरी शराफत की भाषा समझ नहीं आ रही। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वो चमत्कारी अंगूठी मुझे दे दो, वरना मैं राजा जी को सारी बात बता दूंगा, जिससे तुम्हें चोरी के इल्जाम में बड़ी सजा होगी। हरिया और जमींदार के बीच काफी देर तक झगड़ा चलता रहा। हरिया उस लालची सेठ की नीयत अच्छी तरह समझता था, इसीलिए वह उस सेठ को वो अंगूठी देने को राजी नहीं हो रहा था। लेकिन वह सेठ हरिया से मारपीट करके उस जादुई अंगूठी को छीनकर अपने घर ले आता है। अब जमींदार उस चमत्कारी अंगूठी से अपनी मनचाही मुरादें पूरी करने लगता है। जमींदार उस अंगूठी से जो भी मांगता उसे वह मिल जाती। इधर हरिया उस जमींदार की गुंडागर्दी से दुखी होता है, इसलिए अब वो राजा के पास जाकर उस चमत्कारी अंगूठी के बारे में सब कुछ बताने का फैसला करता है और राजा से मिलने राजमहल पहुंच जाता है। हरिया राजमहल पहुंचकर चमत्कारी अंगूठी वाली सारी बात राजा को बता देता है। जादुई अंगूठी की खूबियां राजा को बहुत पसंद आती है। वाह, चमत्कारी अंगूठी! इससे तो हम अपने राज्य के खजाने को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इससे मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा धनवान व ताकतवर राजा बन जाऊंगा। अच्छा हरिया, तो तुम्हारे पास एक जादुई अंगूठी थी जो कोई भी इच्छा पलक झपकते ही पूरी कर देती है, और उस अंगूठी से तुम हर रोज अपने लिए खजाना इकट्ठा कर रहे थे। और अब जब वो जमींदार तुमसे वो अंगूठी छीन कर ले गया, तब तुम मेरे पास भागते हुए आए हो। तुमको पता होना चाहिए कि इस राज्य में केवल राजा के पास ही सबसे ज्यादा धन, दौलत और सोना चांदी होना चाहिए, किसी किसान के पास नहीं। सुनो मंत्री, तुम तुरंत ही उस जमींदार से वो जादुई अंगूठी को यहाँ लेकर आओ और इस हरिया को तुरंत कारावास में डाल दो। इसने आज तक हमसे उस अंगूठी की सच्चाई छुपाई है, इसकी यही सजा होनी चाहिए। और हाँ, साथ ही उस जमींदार को भी बंदी बनाकर हरिया के साथ कारावास में डाल दो, उसको भी बराबर सजा मिलनी चाहिए। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा महाराज। मुझे कारावास में मत डालिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। हरिया उस राजा के सामने रोता गिड़गिड़ाता रहा, परंतु उस निर्दयी राजा ने उसकी एक न सुनी और उसे कारावास में डाल दिया।
इधर राजा का आदेश मिलते ही मंत्री तुरंत अपने साथ सैनिकों को लेकर उस जमींदार के घर पहुंच जाता है। महामंत्री जी, आप यहाँ? आपने इतनी तकलीफ क्यों की? मुझे बता देते, मैं राजमहल आ जाता। देखो जमींदार जी, आपके खिलाफ महाराज के पास एक शिकायत आई है। उस शिकायत के आधार पर मुझे आपको गिरफ्तार भी करना पड़ सकता है। ये आप क्या बोल रहे हैं मंत्री जी? मैंने क्या किया है? देखो जमींदार, अनजान बनने का नाटक मत करो। हमें उस जादुई अंगूठे के बारे में सब कुछ पता चल चुका है जो तुम हरिया किसान से डरा धमका कर ले आए हो। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वो चमत्कारी अंगूठी हमें दे दो, वरना कठोर दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मंत्री जी, वह चमत्कारी अंगूठी मेरी है, क्योंकि वह मेरी जमींदारी के क्षेत्र में हरिया किसान को मिली थी। अच्छा जमींदार, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। जो क्षेत्र तुम्हारी जमींदारी में आता है वह इस राज्य की सीमाओं के अंदर आता है, यानी राजा के राज्य में। इसलिए उस जादुई अंगूठी पर हमारे राजा का अधिकार है। अब वह अंगूठी महाराज के पास जाएगी। जल्दी से वो अंगूठी मुझे सौंप दो, अन्यथा दंड के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है मंत्री महोदय, मैं समझ गया। अगर ऐसी बात है तो आप उस जादुई अंगूठी को ले जा सकते हैं, लेकिन मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप बस रुकिए, मैं अभी आपको वो अंगूठी लाकर देता हूँ। इतना कहकर जमींदार घर के अंदर से उस जादुई अंगूठी को लेकर बाहर आता है और उसे मंत्री के हाथों में सौंप देता है। जादुई अंगूठी मिलते ही मंत्री के सुर बदल जाते हैं। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इस जमींदार को। इसने एक किसान से मारपीट करके उससे यह अनमोल अंगूठी छीनी है। अब इसे आजीवन कारावास का कठोर दंड मिलेगा। गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं मंत्री जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने अभी अभी वचन दिया था कि आप मुझ पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। माफ करना जमींदार, मैं अपने महाराज के आदेश का पालन कर रहा हूँ। राजमहल पहुंचकर मंत्री उस चमत्कारी अंगूठी को राजा को सौंप देता है और उस जमींदार को हरिया के साथ कारावास में बंद कर देता है। अरे जमींदार जी, आखिर आप भी गिरफ्तार हो ही गए। हाँ भाई हरिया, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। जमींदार जी, मुझे तो पहले ही आभास हो रहा था कि इस जादुई अंगूठी के चक्कर में हम पर कोई मुसीबत आ सकती है, और देखो आज वही हो गया जिसका डर था। वहीं दूसरी ओर राजा उस जादुई अंगूठी से अपने राज्य के खजाने को दिन रात बढ़ाता चला गया और राजा के पास पहले से कई गुना अधिक धन दौलत और शोहरत हो गई। राजा के पास अपार धन दौलत होने की खबर जब दूसरे राज्यों के राजाओं के पास गई, तो उन सभी राजाओं ने उस धन दौलत को हथियाने के लिए राजमहल पर आक्रमण करने की चेतावनी दे दी। चेतावनी सुनते ही राजा डरने लगा और उसने आक्रमण से अपने राज्य और धन दौलत को बचाने के लिए तुरंत अपने मंत्रियों की एक सभा बुलाई। सुनिए महामंत्री, हमारे राज्य पर दूसरे राजाओं की बुरी नजर पड़ गई है और वह बहुत जल्द ही हमारे ऊपर आक्रमण करने वाले हैं। आप कोई सुझाव दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। महाराज, मेरे पास एक अचूक उपाय है। हम उस चमत्कारी अंगूठी की मदद से हूबहू आपकी ही तरह दिखने वाले कुछ नकली राजा बनवा लेंगे, ताकि आक्रमणकारी नकली राजाओं से लड़ाई लड़ते रहें और आप हमेशा सुरक्षित रहें, और सुरक्षित रहकर युद्ध का नजारा देखिएगा महाराज। बिल्कुल सही कहा आपने महामंत्री, आपकी बुद्धि की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। जाइए, आप फौरन उस जादुई अंगूठी को यहाँ लेकर आइए। कुछ ही देर में मंत्री उस अंगूठी को लेकर राजा के सामने आ जाता है। यह लीजिए महाराज, ये रही वो जादुई अंगूठी। महामंत्री जी, इस जादुई अंगूठी से फौरन हमारे जैसे 10 और राजा बनाए जाएं। जी महाराज, अभी लीजिए। हे चमत्कारी अंगूठी, महाराज जैसे और 10 राजा बना दो। इस तरह उस चमत्कारी अंगूठी की मदद से वहाँ 10 राजा आ खड़े हुए। अब एक नहीं बल्कि पूरे 11 राजा हो गए थे। तब एक और बड़ी परेशानी उनके सामने आ खड़ी हुई कि अब इन 11 राजाओं में से असली वाला राजा कौन सा है, ये पहचान पाना मुश्किल हो गया। अरे मंत्री जी, ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इनमें से हम अपने असली महाराज को कैसे पहचानेंगे? पुरोहित की बातें सुनकर सभी राजाओं ने खुद को असली वाला राजा बताना शुरू कर दिया और हर राजा खुद को उस राज्य का मालिक होने का दावा करने लगा। मंत्री और पुरोहित इससे पहले कि कुछ समझ पाते, उन सभी राजाओं ने एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिया और एक दूसरे की जान ले ली। इस तरह सभी राजाओं की मृत्यु हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये सभी राजा मारे गए। हाँ मंत्री जी, अब क्या करें? इन नकली राजाओं के साथ साथ हमारे असली महाराज भी मारे गए। राजा की मृत्यु के बाद राज दरबार सूना सूना हो गया। राज्य चलाने के लिए एक योग्य राजा का होना जरूरी होता है, इसलिए अब मंत्री और पुरोहित दोनों ही सोच में पड़ गए। अब हम क्या करें पुरोहित जी? महाराज तो अब रहे नहीं, अब हम क्या करें? आप ही बताइए।
सुनिए मंत्री जी, राजा की मृत्यु से लोग खुशियां मना रहे हैं कि उनको मुसीबत से छुटकारा मिल गया है। वैसे भी महाराज बहुत बेरहम थे। अब हमें किसी योग्य और सक्षम व्यक्ति को राजा बनाना चाहिए, जो राज्य के लोगों के लिए मददगार हो, दयावान हो। राज्य के लोगों की भलाई इसी में है। आपने सही कहा पुरोहित जी। मैंने भी राजा के आदेश पर 2 बेकसूर लोगों को कारावास में बंद कर दिया है। मैं अभी जाकर उन्हें आजाद कर देता हूँ। इस प्रकार पुरोहित और मंत्री अपने साथ उस जादुई अंगूठी को लेकर हरिया के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं और उसके बाद हरिया और जमींदार को कारावास से मुक्त कर देते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। किसी ने सच ही कहा है कि लालच बुरी बला है। इसी लालच के चलते मैं अपने परिवार से अलग हो गया। इसी के चलते राजा जी की मृत्यु हो गई और ये सब कुछ इस जादुई अंगूठी के चलते हुआ है। इसलिए मैं अभी इस चमत्कारी अंगूठी को नदी में बहा देता हूँ। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। यह कहकर हरिया उस जादुई अंगूठी को ले जाकर नदी में बहा देता है। हरिया की ईमानदारी और समझदारी को देखते हुए उसे उस राज्य का नया राजा बना दिया जाता है, जिसके बाद उस राज्य में सब खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।